विवेक सर, देखिए, एक तो राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कुछ दो मांगे, तो वैसे जो करते आ रहे हैं वही है। मैं एक बार दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा कि वो क्या चाहते हैं। ये उन्होंने दो चीजों की डिमांड की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो है कि वही कि हमारे प्रदर्शन कर रहे युवाओं से बात की। उन्होंने बताया कि उनसे मारपीट की गई, धमकाया गया और दबाव बनाया गया। मुझे उन पर और देश के हजारों युवाओं पर गर्व, और लेकिन संविधान, भारत के विचार और देश के भविष्य की रक्षा का जो मसला है, उस पर वो जो लड़ाई है वो, और फिर ये बाकी है कि गुंडे भेजना, जबरन माफी मंगवाना, अब बेतुकी बातें, तमाम तमाम चीजें जो हैं। तो ऐसे में सर, ये तो है ही है अभी जो पूरा है मूड, जो मैं बार बार पूछ रहा हूं कि भाई खुद तो आ नहीं सकते, ना आ रहे हैं, ना हिम्मत है। और राहुल गांधी ने मैं कहा भी कि जैसे मैं कर रहा हूं विद्यार्थी को लेके आप आ जाइए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कल डॉक्टर मोहन भागवत, आप नागपुर में बैठे हैं, संघ मुख्यालय के निकट हैं, तो मैं इनका ये जो जाने का क्रम है, और वो कई बार हम ये भी सुन रहे हैं कि वो तो उनकी अपनी जैन जी है, उसको क्या दूसरी भाषा में कुछ और वो क्या कहलाता है, एक शब्द टर्म में तत्काल नहीं है, आप उसको मुझे तरुण, तरुण शायद तरुणाई, तरुण कुछ वो जो उसको टर्म दिया है। तो ये जो कल पूरा सीन होने वाला है, जो देश वो प्रस्तुत करने वाले हैं, तो अभी जो पूरी उलझी हुई बहुत जबरदस्त तरीके से गुत्थी है, सुलझने की कुछ आप देखते हैं कैसे सुलझेगी, सुलझा पाएंगे, कुछ हो पाएगा, किस तरीके से, क्या क्या संभावनाएं उसमें देख सकते हैं विवेक सर? संजीव जी, जब आवाज मेरी इको हो रही है। नहीं, हम लोग को नहीं हो रही, हमें तो नहीं हो रही, हमें नहीं, आप बोलिए, हमें नहीं हो रही। अच्छा, नहीं, इको हो रही संजीव जी, बंद किया आपने अपने आप को। हाँ, हाँ। संजीव जी, जहां तक मोहन भागवत का कल का जो प्रोग्राम है उसका सवाल है, ये एक पैनिक रिएक्शन है, इसमें कोई सवाल ही नहीं। मतलब ये स्पष्ट रूप से एक पैनिक रिएक्शन है। जिस तरीके से युवा सड़कों पर आए और 2 महीने में पूरे देश का वातावरण एकदम बदल गया। मतलब 2 महीने पहले ऐसी स्थिति थी कि बीजेपी के खिलाफ कुछ भी नहीं किया जाता। मतलब बीजेपी जो है वो आप कुछ भी कर ले, बीजेपी आप पर हावी हो जाएगी। ये जो एक वातावरण बना था, एक डर का माहौल, एक निराशा का वातावरण, बीजेपी का जो एक डिक्टेटोरियल पूरा नरेंद्र मोदी और अमित शाह, मैं बीजेपी नहीं कहूंगा क्योंकि बीजेपी में बाकी किसी के पास कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है। ये दो ही लोग चलाते हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। अभी तो मैं समझ रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा अमित शाह चलाने लगे हैं, और शायद वो कुछ कदम आगे बढ़ रहे हैं उस स्थिति के लिए जहां पर वो प्रधानमंत्री होंगे और नरेंद्र मोदी शायद उनको रिटायर कर दिया जाएगा। तो अमित शाह ने सारे सूत्र अपने हाथ में ले लिए हैं। इस तरह की स्थिति तो आज दिख रही है। लेकिन 2 महीना पहले तक, मतलब चीफ जस्टिस ने जो कुछ भी कहा हमारे युवाओं के बारे में, उनको कॉकरोच कहा, और उसके बाद जो स्थितियां बदली है वो एक तरह से इनकी आंख खोलने वाली परिस्थिति है। मतलब इनकी भी और बाकी देश की भी, क्योंकि बाकी देश के भी जो लोग हैं जो इनके खिलाफ थे, वो भी इस निराशा में डूबे हुए थे कि शायद अब आने वाले 10-15 साल कुछ नहीं होगा। बीजेपी को किसी भी तरह से हम हरा नहीं सकते, न चुनाव में हरा सकते हैं, न सड़कों पर हरा सकते हैं। इस तरह का वातावरण बना था। लेकिन 2 महीने में स्थितियां इतनी बदली कि जो बीजेपी के विरोध में खड़े हैं, मतलब जो समाज भी और जो राजनीतिक पार्टियां भी बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा आशा का किरण बना। लेकिन जो बीजेपी और बीजेपी के समर्थक है और संघ का पूरा इकोसिस्टम है, उनको बहुत बड़ा झटका लगा है, उनको बहुत बड़ा शॉक लगा है कि ऐसा अंदर ही अंदर समाज में इस तरह की कुछ चर्निंग चल रही थी, इस तरह का कुछ बदलाव समाज के अंदर चल रहा था, और एक गुस्सा जो है वो एक यील्डिंग पॉइंट तक आ गया था, एक ऐसे मुकाम तक पहुंच गया था कि एक छोटे से कारण से, एक छोटे से तात्कालिक कारण से वो गुस्सा जो है इतने बड़े बवंडर में बदल जाएगा, इसका अंदाजा उनको भी नहीं था। वो ये समझ रहे थे आप संघ के एक सवाल करना चाहता हूं, मैं जोड़ना चाहता हूं, अगर आपकी अनुमति हो, आप टूटना। मैं विवेक सर ये भी जोड़ना चाहूंगा कि देखिए, एक तरफ तो मोहन भागवत जा रहे हैं जैन जी अल्फा जी से बात करने, मोदी जी रील वील जारी कर रहे थे, अभी नहीं की उन्होंने, कई दिनों से, बीते 3-4 दिन से नहीं आई उनकी नई रील कोई। लेकिन जो संघ के नंबर 3 है, उनका जो बयान आया था, बाकी जो ये ट्रोलिंग हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, अभी जो सारी चीजें दिखाई, और उन्होंने तो बड़ा भयावह वो वही देशद्रोही और क्या क्या कितनी बड़ी बड़ी और दावे किए जा रहे, हमारे पास वीडियोज हैं कि वहां किस तरह के तथ्य थे, क्या किया। तो ये जो संघ में नंबर 1 नंबर 3, इनमें जो है कुछ अलग अलग विरोधाभास, इसमें भी आप प्लीज अपनी टिप्पणी कीजिएगा।
नहीं, कोई विरोधाभास नहीं है। ये लोग इस तरह की टैक्टिक्स में बहुत होशियार है। मतलब वो कोई एक तरफ से बात करेगा, कोई दूसरी तरफ से बात करेगा, कोई रिजर्वेशन के खिलाफ बात करेगा और मोहन भागवत जो है वो रिजर्वेशन के पक्ष में बात करेंगे। मतलब एक्चुअली अंदर में तो ये रिजर्वेशन के खिलाफ है। जिस तरह से लैटरल एंट्री का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिस तरह से रिजर्वेशन के खिलाफ आवाजें बुलंद की जा रही है, जिस तरह से अम्बेडकर का पुतला ग्वालियर के कोर्ट में न खड़ा किया जाए, इसके लिए आंदोलन जो है उस आंदोलन को सपोर्ट करने की बात हो, ये पूरी तरह से अम्बेडकर की जो लीगेसी है उसको खत्म करना चाहते हैं। सिर्फ ऊपरी स्तर पर बात करते समय अम्बेडकर जी के बारे में बहुत मतलब उनके सम्मान में बहुत बात करना, रिजर्वेशन पॉलिसी के फेवर में बात करना, लेकिन आप ग्राउंड पर क्या कर रही है देखिए। अनुप्रिया पटेल ने खुद ये चार्ज लगाया था उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जब बीजेपी हारी थी उस समय अनुप्रिया पटेल ने खुद ये चार्ज लगाया था कि जो बैकवर्ड कास्ट है उनके पद जो है उसको रिक्त पद जो है भरे नहीं जा रहे और एलिजिबल कैंडिडेट नॉट फाउंड, ऐसा बोलकर वो सारे पद ओपन कैटेगरी के लोगों से भरे जा रहे हैं। इस तरह का आरोप अनुप्रिया पटेल जो इनकी एक मंत्री है, राज्य मंत्री है, उसने खुद लगाया था। तो ये अंदर से तो रिजर्वेशन खत्म करने की बात कर रहे हैं और ऊपरी स्तर पर बोलते समय संघ के प्रमुख रिजर्वेशन की पॉलिसी क्यों आवश्यक है इसकी बात करेंगे। तो इनमें ये बिल्कुल इनकी स्ट्रेटेजी के लिए करते हैं। एक कुछ बोलता है और दूसरा कुछ बोलता है। ये हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर इसीलिए तो कहते हैं कि अलग-अलग लोग अलग-अलग बात करेंगे, लेकिन जब कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है तो संघ के प्रमुख कहते हैं संघ की भूमिका। विवेक सर ये तो हुआ। विवेक सर, क्या नागपुर दिल्ली को कुछ राहत प्रदान करवा पाएगा, कुछ हो पाएगा लगता है आपको? क्योंकि हाथ से मतलब पूरी बेकाबू सी स्थिति है, नहीं आ रही ये सब चीजें, सब नैरेटिव आपके फेल होते जा रहे हैं लगातार। एक अंतिम आप मैं वही कह रहा हूं कि जिस तरह केवल कांग्रेस जनता पार्टी का आंदोलन नहीं, जो अब जैसा दतिया में वो हारे, बिहार में हारे, तो ये जो 2 हार है और ये सारा जो घटनाक्रम है, जिस तरह से मोदी जी को ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, मतलब 1 मिलियन व्यूज अगर है तो उसमें ज्यादातर गालियां पड़ रही है और उसके चलते ये परेशान है और मैंने माफ कर दिया इस तरह का वीडियो बना रहे हैं। तो ये समाज में जो एक गुस्सा है बीजेपी के प्रति और व्यक्तिशः मोदी जी के प्रति, मतलब ये उनके लिए बहुत ही बड़ा शॉकिंग एक डेवलपमेंट है, घटनाक्रम है कि अब मोदी जी की वो पॉपुलैरिटी नहीं रही जो जिसके बदौलत जिसके बलबूते पर ये अपना सिक्का जमा रहे थे। अब मोदी जी की पॉपुलैरिटी में बहुत बड़ी मात्रा में कमी आई है, इसीलिए बहुत धड़ल्ले से, बहुत हिम्मत से, निडर होकर लोग उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, उनके खुद के रील्स पर इस तरह से बहुत ही बोल्ड कमेंट्स कर रहे हैं। ये भी है, इसमें एक लाइन और कर दिए कि क्या संघ कुछ इस स्थिति में बचता है, क्योंकि उसने जितना ये 12.5 साल में जो कुछ किया है, इन लोगों ने जितना 5 सितारा 7 सितारा में बार बार बोलता हूँ संस्कृति का आदि और एक सुविधा भोगी और क्या क्या बना दिया, तो अब जो आपके हाथों से गेंद निकलने जैसी स्थिति हो रही है, आपका जो ब्रांड है वो पिट गया, सब हो गया और जो मुश्किलात बढ़ती जा रही, तो क्या मोदी और शाह को लेकर कुछ वहां से कमांड हो सकता है? आखिरी करिएगा, फिर मैं सुनील सर के पास जाके दोबारा लौटूंगा। देखिए, मोदी और शाह के बारे में तो बहुत पहले से आरएसएस में चर्चा है और इस बात पर वो सोच रहे हैं कि इनको कैसे बदला जाए, इनको कैसे रिप्लेस किया जाए, क्योंकि जब एक व्यक्ति का महिमा मंडन हद से ज्यादा हो जाए तो संगठन जो है, संगठन की शक्ति कम होती है, क्योंकि वो व्यक्ति पूरे संगठन पर हावी हो जाता है। और संघ का जो 100 साल का जर्नी है वो संगठन के शक्ति पर ही बना है। जब संगठन किसी एक व्यक्ति को सबसर्विएंट हो जाए, संगठन जब किसी एक व्यक्ति को शरण चला जाए और उसके कहने पर सारी बातें संगठन में हो, तो आरएसएस का पूरा मूवमेंट जो है वो मूवमेंट ही वीक हो जाता है। ये आरएसएस की वरी है। उनको मोदी जी से उस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोदी जी उनका एजेंडा इंप्लीमेंट कर रहे हैं, सब हो रहा है, जो आरएसएस चाहता है वो कर रहे हैं। लेकिन संगठन जो है वो अगर गुलाम बन जाए किसी एक व्यक्ति का, उसके इशारे पे पूरा संगठन अगर चलने लगे, तो वो संघ के लिए एक बहुत ही डेंजरस सिग्नल है। इसलिए वो मोदी जी को बदलना चाहते हैं और मोदी और अमित शाह की जोड़ी से छुटकारा पाना चाहते हैं। अब अंदर से चर्निंग तो हो रहा है, लेकिन क्या 2029 तक संघ ये कर पाएगा? क्या ये बदलाव ला पाएगा? अब परिस्थिति ऐसी बनी है कि मोदी जी का जो रुतबा है और मोदी जी का जो पर्सनैलिटी कल्ट है, उसमें बहुत जबरदस्त कमी आई है, बहुत जबरदस्त घटौती आई है और वो
इस कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के साथ में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में पार्टी के अंदर भी एक चर्निंग होगा, सिर्फ आरएसएस में नहीं, पार्टी के अंदर भी एक चर्निंग शुरू हो गया होगा। मैं तो जो धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन होने के बाद जो उनको जिस तरह से उनका स्वागत किया गया, मैं उसको अमित शाह और नरेंद्र मोदी एक तरफ और बाकी बीजेपी एक तरफ इस रूप में देखता हूं। उनका सम्मान और उनका सत्कार करने के पीछे अमित शाह और नरेंद्र मोदी को यही दिखाया जा रहा है कि इनको बलि का बकरा बनाया गया। सारे निर्णय आप लेते हैं, सारा कुछ आपके कहने पर होता है, लेकिन बलि का बकरा इनको बनाया गया। तो ये नहीं होगी, ये बीजेपी के अंदर ही एक चर्निंग हो रहा है। हमको पता है बीजेपी ऑलरेडी एक डिवीजन है बीजेपी के अंदर। हमको पता है कि एक नितिन गडकरी वर्सेस नरेंद्र मोदी ऐसा भी ऐसी भी एक लड़ाई बीजेपी के अंदर है। मैं अगले राउंड में लौटता हूँ, आप कंप्लीट करिए जी, है ना? हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि ये सारी जो डेवलपमेंट्स है, इलेक्शन में हार, कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन, जेनजी का आंदोलन, पार्टी के अंदर इस तरह से उथल-पुथल, ये सारा जो है, इसके चलते आरएसएस की प्रायोरिटी अभी ये है कि किसी भी तरह से जो युवा वर्ग है उसके साथ में अपना एक कनेक्शन बनाए। लेकिन अभी मुझे लगता है स्थिति हाथ के बाहर चली गई है। और अगर आप किसी के साथ कनेक्शन बना सकते हैं तो अपने ही युवा, जो आपके जो तरुण स्वयंसेवक है, उन्हीं के साथ बनाएंगे, वही आपके कार्यक्रम में आएंगे। जो कॉकरोच जनता पार्टी वाले हैं वो तो आपके कार्यक्रम में आने से रहे। तो और ये भी ना आने देंगे, ना बुलाएंगे, ना आने देंगे, खूंटा ना हो जाए जी। और ये भी एक चिंता का बड़ा विषय है कि बीजेपी के घरों के बच्चे, आरएसएस के घरों के बच्चे, ये भी इस कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में शामिल हुए। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ये केवल युवाओं का प्रश्न नहीं कि युवाओं के साथ उनके पेरेंट्स, वो भी उसके साथ में मुझे लगता है नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। ये जो चित्र बना है उसके चलते संघ की चिंता बढ़ी है। पार्टी के अंदर लीडरशिप चेंज ये उनकी प्रायोरिटी है, लेकिन अभी फिलहाल प्रायोरिटी ये है कि बीजेपी की साख कैसे बचाई जाए। क्योंकि नरेंद्र मोदी आज है कल नहीं, लेकिन बीजेपी को तो जीवित रहना है, बीजेपी को सत्ता में कायम रहना है। तो उसके लिए जो कुछ भी करना जरूरी है वो करने की ये मशक्कत है मोहन भागवत की, ऐसा मुझे लगता है। और वो जो आरएसएस के लीडर इधर उधर की, जो केरल का जो लीडर है, वो जिस तरह की बहुत ही गंदी बात, क्या उसका नाम मैं भूल जाता हूँ, वो उसका जो डैमेज कंट्रोल है वो भी इस कल के एक्सरसाइज का एक मकसद है, ऐसा मुझे लगता है जी। विवेक सर, मैं 2-3 चीजें अलग तरीके से आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए, अभी जो बातें हो रही कि ये बहुत फंसे हुए हैं, आपसी द्वंद है, इसलिए कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इनके जो घरों में लड़ाई है। आप अभी जब कल मोहन भागवत जी का वहां जलसा होगा मुंबई में, 8 तारीख को प्रयागराज पहुंच रहे हैं राहुल गांधी, तो तुलनाएं भी होंगी। यहाँ ढोए हुए लोग होते हैं, क्या होता है, और वहां जो एक स्वस्फूर्त हमने देखा था, आपने जो पहला जलसा था कोटा में, कितने कील कांटे कोशिश हुई थी ओम बिरला का क्षेत्र, लेकिन वहां बेहद जबरदस्त एक बार आता। उत्तराखंड में भी ऐसी हुआ था, आखिरी वक्त में सब किया। तो एक तो ये भी है, तो तुलना की बात भी, और दूसरी जो अभी बात हो रही थी कि अब आपको जवाब देना है बहुत, और आपने कहा भी कि संघ सब कुछ तलाश रहा है। अभी हम जो दो आपने पहले चरण में कहा था, दतिया और बांकीपुर। सर दतिया तो फिर भी ठीक है, नरोत्तम मिश्रा तो सामने शुरू हो गया था कि कैसे क्या हुआ। बांकीपुर में 422 जो बूथ्स हैं, 422 बूथ में 405 बूथों पर हारे हैं। वहां बीजेपी हारी है, और खुद का अपना बूथ हारे, रविशंकर प्रसाद का बूथ हार गया। तो जब ये सारी चीजें हैं तो जवाबदेही तो अब कहीं ना कहीं टटोली जा रही होगी, हो रही होगी। और जो बाकी मैंने जो पूछा सब पर एक, और जो राहुल गांधी पर कोशिश हुई है, आज कोशिश की जो है इसके जरिए हम पहुंचे रिजिजू को भेजना, तो सब वही समझ की कहां से निकलेगा रास्ता, कैसे निकलेगा रास्ता, क्योंकि जवाब तो फिर दोनों को ही देना है। आपने कहा बीजेपी यानी अमित शाह मोदी, और मोदी यानी बीजेपी अमित शाह यानी बीजेपी। एक अंतिम आपकी प्रतिक्रिया। संजीव जी, बांकीपुर में जो हुआ उसमें सबसे बड़ा उसका हाईलाइट यह है कि अपर कास्ट का जो वोट है वो छिटक गया है, वो बीजेपी से दूर चला गया है। और ये मुझे लगता है बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ी वार्निंग है, इसलिए कि अगर युवा भी छिटक गया है और जो बैकवर्ड कास्ट है वो भी दूर चले गए हैं, और अब अपर कास्ट जो उनका स्ट्रेंथ है, जिसके बदौलत वो एक क्रिटिकल मास उनके पास हमेशा रहता है जीतने के लिए, वो भी अगर उनसे दूर चले जाए तो बीजेपी का आने वाले चुनाव में टिकना बहुत मुश्किल है। देखिए, मैनिपुलेशन तो वो करेंगे, लेकिन मैनिपुलेशन को भी एक लिमिट होता है। मतलब अगर आपको 10 वोट चाहिए जीतने के लिए,
और आप अगर 2 ही जीत रहे हैं तो आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। आपको 10 चाहिए, आप उसमें से 6 अगर जीत रहे हैं, 5 जीत रहे हैं तो आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक और चीज में आप उसको भी कर दीजिएगा जो आपको कहना है कि ये राहुल गांधी वो नहीं है 2026 के, 2025 के राहुल, 2024 के बाद के राहुल गांधी हैं। और इंडिया ब्लॉक भी, जैसे भी अखिलेश यादव की बात हो रही थी, वो भी अपने कार्ड्स और सभी मिलकर बहुत बखूबी खेल रहे हैं। तो बहुत सारी और भी, ये भी एक कहीं इनके लिए मुश्किलात की वजह है। नहीं तो वो ऐसा है कि बीजेपी का अरे कॉन्फिडेंस लेवल संजीव जी जनता भी 2014 वाली नहीं है। 2014 राहुल गांधी और अखिलेश यादव तो नहीं है, जनता भी 2014 वाली नहीं है। बिल्कुल, और बिल्कुल। सुनील जी भाजपा भी 2014 वाली नहीं है। नरेंद्र मोदी ने Exactly. बीजेपी के भीतर एक बीजेपी खड़ी कर दी है, पूरी मैंने बीजेपी। पिछले 2 लोग विवेक जी, बताएंगे भी आपको, विवेक भी आपको बताएंगे कि कैसे क्या स्थितियां हो गई हैं। जी, मैंने पिछले चरण में जो कहा कि सारे तरफ से जो मुश्किलातें बीजेपी की बढ़ गई है, जनता में रोष है, पार्टी के अंदर खींचातान है, संघ जो है वो परेशान है, संघ का पूरा इकोसिस्टम परेशान है। जो नई स्थिति बनी है उस स्थिति से कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया। आप मोदी जी की रील्स ध्यान से देखिए, वो मोदी जी नहीं है जो 2014 में 2019 में हमने देखे हैं। वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस पूरी तरह से ड्रॉप हो चुका है, कम हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में अपोजिशन को एक ताकत मिलती है और एक आशा का किरण, जैसे मैंने कहा, बना है। और अब लेकिन ये लड़ाई अगर आपको तार्किक अंत तक ले जाना है तो उसके लिए इस लड़ाई को सस्टेन करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि बीच में 1 महीना आप कहीं चले गए और 1 महीना बिल्कुल नील बट्टे सन्नाटा है, पार्टी के लेवल पर कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अभी 2029 तक इसको इस टेम्पो को आपको सिर्फ मेंटेन नहीं करना है। बिल्कुल सर, आपने पहले मुझे एक और चीज कर दीजिएगा कि जो इन्होंने एक रबर स्टैंप अध्यक्ष फिर दिया, तो संजय जोशी, बहुत बात चली और भी नाम चले कि ये हो सकते हैं, लेकिन उनकी तुलना में नितिन नवीन। तो क्या संघ जो है बीजेपी को, आपने कहा कि बीजेपी को बचाना उसका पहला लक्ष्य है। सर एक सेकंड सर, बीजेपी को बचाना उसका लक्ष्य है, तो बीजेपी को बचाना यदि संघ का लक्ष्य है, तो फिर इन परिस्थितियों में जब मोदी और शाह नहीं, तो फिर क्या जो नितिन नवीन या जो इस तरह के छद्म हैं पद पे बैठे लोग, उनको लेकर भी कुछ सोच रहा होगा सर? नहीं संजीव जी, एक बस केवल एक विवेक, एक सेकेंड। संजीव जी केवल बेचारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्यों आप रबर स्टैंप कर रहे हैं? पूरी कैबिनेट है। कैबिनेट रबर स्टैंप चाहिए। कौन सा ऐसा पद है जिसको पूरी आजादी है काम करने की? आप बेचारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर आपने निशाना साध लिया। मुझे समाप्त विवेक जी को करने दीजिए। संजीव जी ऐसा है, नहीं, सारे ये हुआ ये है, सब जगह सब रबर स्टैम्प है। सारे हुआ ये है और तो और पूरी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, क्या बचा है? नहीं, हुआ ये है संजीव जी, हुआ ये है कि पिछले 12 सालों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बीजेपी में कोई एक अल्टरनेटिव लीडरशिप तैयार हो, ये बिल्कुल होने नहीं दिया है। मतलब संघ तो चाहता है, अब देवेंद्र फडणवीस एक बहुत ही उनके लिए एक वायबल कैंडिडेट है, वो चाहेंगे। 2009 में उन्होंने प्रयोग किया था, जब इसके पूर्व जो संघ के प्रमुख थे के सुदर्शन, उन्होंने बिल्कुल पब्लिकली ये कहा था कि अभी नए खून को स्कोप मिलना चाहिए बीजेपी में, और अडवाणी और वाजपेयी जो है वो नीचे उतर जाए, ये स्पष्ट तौर पे कहा था, एक पब्लिक इंटरव्यू में कहा था। उसके बाद उन्होंने नितिन गडकरी को भेजा, सिर्फ कहा नहीं, सिर्फ बोला नहीं, उन्होंने नितिन गडकरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, और वो चाहते थे कि 2014 में नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन बीजेपी के अंदर से जो उनके खिलाफ एक वातावरण बनाया गया, उनके पूर्ति किसी का ये चालू है, ये इको हो रहा है। एनीवे, तो जब 2014 में गडकरी जी के खिलाफ पार्टी के अंदर से ही कॉन्स्पिरेसी हुई, पार्टी के अंदर से ही पूर्ति के कागजात पत्रकारों को दिए गए, तो उसके बाद नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री बने। अब संघ चाहता है कि दोबारा वो कोशिश करे इस बात की, क्योंकि 2029 में नरेंद्र मोदी लगभग 79 साल के हो जाएंगे, मतलब वो काफी बूढ़े हो जाएंगे। उस समय नई लीडरशिप तो लगेगी, और अगर नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाए तो फिर तो वो चेंज जो है वो चलता रहेगा, उसकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, और संघ तो कंटिन्यूटी को उसमें बदलाव चाहता है।
तो संघ नहीं चाहेगा कि अमित शाह जो है, क्योंकि संघ के लिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये एक ही है, वो दो अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि संघ अमित शाह के फेवर में है और नरेंद्र मोदी की, ऐसा नहीं है। वो दोनों को एक ही दृष्टि से देखते, तो वो चाहेंगे कि दोनों का जो कंबाइंड लीडरशिप है उसमें बदलाव लाए। उसके लिए उनके पास कैंडिडेट है, उसके लिए उनके पास देवेंद्र फडणवीस कैंडिडेट है, और भी कुछ युवा जो है पार्टी के अंदर युवा नेता वो है, उनको स्कोप नहीं मिल रहा इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है किसी को आगे बढ़ने ही नहीं देते। तो आरएसएस ने उस समय जब गडकरी जी को भेजा, तो गडकरी कौन थे? गडकरी जी को तो कोई पहचानता नहीं था नेशनल लेवल पे, इस तरह की स्थिति थी। तो ऐसे तो जिन्होंने अपनी बीजेपी के अंदर एक अपनी पोजीशन बनाई है, ऐसे युवा नेता बीजेपी में है, वो कितने लायक है प्रधानमंत्री बनने की नहीं, वो अपने आप में अलग विषय, लेकिन संघ के लिए तो वो है अवेलेबल इस तरह के कैंडिडेट्स, तो वो रिप्लेस करने के लिए वो संघ तो तैयार है। लेकिन 2029 तक किस तरह से वातावरण बदलता है, अगर ये सस्टेन तरीके से अपोजिशन अगर इस आंदोलन को 2029 तक चलाए, तो मुझे लगता है बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा 2029 का चुनाव जीतना। लेकिन ये सारा डिपेंड करता है कि ये जो आंदोलन आज खड़ा हुआ है, ये किस तरह, अगर आपका सीजेपी का आंदोलन केवल शिक्षा पद्धति से संबंधित है, तो ये क्या 2029 तक नहीं चलेगा? ये तो एक हद तक चलेगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा है विवेक सर कि हम जो है ये इस तरह के आंदोलन चाहे देश में हम करते रहेंगे, वो तो अपना करेंगे, लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है जो समअप मैं कर सकता हूँ, आप करिए, एक लाइन में खत्म करिए। नहीं, मुझे बात जो कहनी है वो कहने दीजिए। ऐसा है कि जब तक सीजेपी का आंदोलन ब्रॉड बेस्ड नहीं होता, मतलब केवल आप शिक्षा पद्धति को लेकर आंदोलन करोगे तो आप 4 साल आंदोलन नहीं कर सकते। इसलिए आपको वो सारे विषय लेने होंगे जो विषय इस देश को सता रहे हैं। कम्युनल डिसहार्मनी का विषय है, हिंदू मुस्लिम हिंदुत्व का विषय, हिंदू राष्ट्र का प्रोजेक्ट है, उसके खिलाफ आपको खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और ये बाकी सारे जो प्रॉब्लम्स है वो उस प्रॉब्लम की वजह से बने हुए दूसरे प्रॉब्लम्स है। मतलब सेपरेनाइजेशन ये शिक्षा पद्धति का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। परीक्षा किस तरह से ली जाती है, परीक्षा किस तरह से कंडक्ट की जाती है, पेपर लीक वगैरह पेरिफेरल इशू है। मेन इशू है कि भगवाकरण जो हो रहा है शिक्षा का, अब विद्यार्थियों ने भगवाकरण के खिलाफ खड़ा होना बहुत जरूरी है। वो विषय जो है वो इस आंदोलन को ब्रॉड बेस करेगा। जब तक आप इसको, और फिर उसको 2029 तक आप चला सकते हैं। शिक्षा पद्धति परीक्षा पद्धति का आंदोलन 4 साल तक नहीं चल सकता, भगवाकरण के खिलाफ आंदोलन 4 साल तक चल सकता है। तो ये टेम्पो आपको सिर्फ बना के रखना नहीं है, आपको इस टेम्पो को बढ़ाना है। और उसके लिए अपोजिशन पार्टीज और ये सारे जो आंदोलनकारी है उनको इकट्ठा आकर एक कंबाइंड स्ट्रेटेजी के तहत 2029 तक इस टेम्पो को उस हद तक बढ़ाना है कि 2029 में बीजेपी के लिए और संघ परिवार के लिए ये पूरा जो वातावरण है वो इतना मुश्किल हो जाएगा कि 29 में उनको चुनाव जीतना मुश्किल हो जाए। इस तरह की परिस्थिति आपको बनानी पड़ेगी। उसके लिए इस आंदोलन को सस्टेन तरीके से चलाना होगा। इसमें गैप्स बिल्कुल आप अफोर्ड नहीं कर सकते। जी, ये होना बहुत